गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम 12th ह्यूमैनिटीज़ से पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स इन इंडिया जो हमारी सेकंड बुक है उससे लेसन है सेकंड लेसन इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, वो लेसन हम कर रहे हैं। तो हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो कर लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हम जो आज शुरू करेंगे सोशलिस्ट पार्टी, इस पेज से हम शुरू करेंगे सोशलिस्ट पार्टी। ये पेज नंबर है 34 पेज नंबर से हम शुरू करेंगे। तो जो अब तक हमने किया था इस लेसन में, तो एक बार उसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि हम आगे जो है इस चैप्टर के कंटेंट्स वो समझ पाए। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बुक है, ये हमारा इसका बुक का पीडीएफ है जो लेसन का मैंने आपको पहले सेंड कर दिया है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उसको देख सकते हैं और उसको रीड करें। रीड करने के बाद समझें, जो समझाया है समझने के लिए उस वीडियो देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो बेझिझक मुझे कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में जो किया था ये है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका था, हमारा संविधान बन चुका था और अब हमारे देश में इलेक्शन होने के बाद एक पार्टी है जो वो अस्तित्व में आई थी, वही हर बार अपनी विजय वो दर्ज करा रही थी इलेक्शन में। तो इससे पहले के जो लेसन था हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग में, हमने जो हमारे स्वतंत्र भारत के सामने एक नया भारत खड़ा होने में जो चैलेंजेस थे, जो मुश्किलें थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसी कड़ी में हमने जो चैलेंजेस थे उसमें सेकंड जो चैलेंज है वो सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो चैलेंजेज हैं वो देखने को और पढ़ने को और समझने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हमने जो अब तक बैकग्राउंड रीडिंग है इसकी थोड़ा हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें याद रहें। हमारे नेता इस बात पर दृढ़ थे कि शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। फर्स्ट बात है, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा नेताओं का जो विश्वास था वो लोकतंत्र में था और लोकतंत्र में विश्वास उनका आज़ादी से पूर्व ही था, जब उन्होंने एक सपनों का भारत खड़ा करने के लिए सोचा था जिसमें वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए उनके मन में संकल्प था। हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को वो जो बनकर तैयार हो गया और फिर इसको 26 जनवरी 1950 को जो लागू कर दिया गया। इस बीच के दौरान हमारे देश को अंतरिम सरकार, इंटेरियम गवर्नमेंट है वो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वो रन कर रही थी। इंटेरियम गवर्नमेंट में जो हमारे पॉपुलर लीडर्स थे जिनके बलबूते पर हमने आज़ादी प्राप्त की थी वो सरकार को चला रहे थे। तो फिर इलेक्शंस करवाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो 1950 में बना। जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो शिव कुमार सेन थे। तो हमें लग रहा था कि जैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन बनेगा तो हमारे जल्दी से चुनाव हो जाएंगे और तुरंत हमारी एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है जो जनता के द्वारा चुनी गई वो हमारे देश का शासन चलाने शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव जब इलेक्शन करने थे तो बहुत सारी दिक्कतें आई और तब जाके अल्टीमेटली 1951 के कुछ महीने और कुछ महीने 1952, तो इस तरीके 6 महीने जो टोटल हैं वो हमारे इलेक्शंस में गए थे। बहुत सारी चीज़ें हमें दिक्कतें आई थी चुनाव के दौरान। इलेक्शन के दौरान जो हमें चैलेंजेस थे वो मुख्यतः थे, हमारा देश बहुत बड़ा देश है जिसकी जो पॉपुलेशन अबाउट 39 करोड़ थी उस समय और जो इसमें 70 करोड़ जो पीपल थे वो हमारे वोटर्स थे। इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने जैसे सबसे बड़ी दिक्कतें थी कि मतदाता सूची बनाना, इलेक्ट्रोकल रोल्स तैयार करना, फिर डिलिमिटेशंस करना, जो इलेक्शंस के लिए जो उन्होंने एरिया चुनने थे। तो इस तरीके से उस समय सबसे बड़ी दिक्कतें थी कि जो हमारे यहाँ साक्षरता नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, अनपढ़ता थी, लिटरेट पीपल नहीं थे। तो ये बड़े एक ड्रॉबैक था। तो ऐसे में कैसे हम इलेक्शन करवाएं। उसके बाद फिर यहाँ पे पार्टीज़ थी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दो बड़ी पार्टियाँ थी। इसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है जिसमें आपको पता है कि इटली वासी ए ओहियो ने इस पार्टी को
एक प्रेशर ग्रुप के रूप में शुरू किया था। उसके बाद ये पार्टी धीरे धीरे राजनीतिक दल और संघर्ष रहते हुए लोगों के मन में इसने जगह बनाई, और किस प्रकार से इसके नेता लोग जो थे, इसके लीडर्स थे, वो बड़े पॉपुलर हुए, और इस तरीके से इसने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये अपनी जगह बना ली। तो फिर इनके सामने समस्या थी कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव का प्रचार करे, कम्युनिस्ट पार्टी अपने चुनाव का प्रचार करे, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज टेक्नोलॉजी है। हम तुरंत जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा जल्दी से अपने चुनाव प्रचार हम कर लेते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी एक समस्या आई थी कि 40 लाख जो महिलाएं थी, उनकी वोटर लिस्ट में नाम जो गलत चढ़े हुए थे, उनके नाम ठीक नहीं थे, क्योंकि उनकी जगह जो उनका नाम नहीं था लेडीज़ का। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश था जिसने पहली बार जो औरतों को भी मताधिकार दिया था। इससे पहले वैसे तो 1920 में अमेरिका में और ब्रिटेन में भी 1928 में ये मताधिकार दिया गया था, लेकिन हमारे देश का इसके द्वारा इस बात के लिए कि अनपढ़ों का देश है और काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की अनपढ़, ओनली 15% जो आबादी है, 15% है वो केवल शिक्षित है। तो इस तरीके से हम मजाक उड़ा रहे थे कि इस तरीके से महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार दिया गया है, जो कि उनको उचित नहीं लगा। तो वो महिलाएं थी जो 40 लाख थी, उनके नाम दर्ज होने के बजाय उनमें अल्लाह की बेटी, फला की पत्नी, ऐसे ऐसे उसमें नाम दिए गए थे। पति का और पिता का नाम था उसमें, उस औरत का, स्त्री का नाम नहीं था। ये ड्रॉबैक रहा था, जिसमें बड़ी सारी दिक्कतें आई थी। उसको दोबारा एडिट करना बड़ा मुश्किल कार्य था, एक जैसे हिमालय पर्वत पे चलने जैसा ये काम था। तो इसके बाद जो हमारा भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ था, ये अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ। तो इसमें भारत में, जैसा ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ और आपने बुक में भी पढ़ा होगा, पहले ऑडियो में भी हम ये बातें क्लियर कर चुके हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमारे भारत में दे दिया गया था पहले ही इलेक्शन के माध्यम से, पहले इलेक्शन से पहले। तो यूरोपियन देशों ने इसका मजाक उड़ाया था। इसमें हिंदुस्तानी जो एक एडिटर थे किसी न्यूज़पेपर के, उन्होंने इसको सबसे बड़ा जुआ कहा था कि ऐसा इलेक्शन है सबसे बड़ा जुआ, पता नहीं कौन गवर्नमेंट कैसी बनेगी, कैसे कौन जीतेगा। तो एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी, ऑर्गेनाइजर टाइटल था उस पत्रिका का, उस मैगजीन का। उसमें उन्होंने एक डिक्लेयर किया था नेहरू जी के बारे में, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कि नेहरू जी अपने जीते जी देख लेंगे कि ये चुनाव किस तरीके से असफल रहा था। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी। चुनाव जो अक्टूबर में हुए जैसा हमें बताया, और वो फरवरी 1952 तक वो समाप्त हो गए थे। 6 महीने जो चुनाव था ये निष्पक्ष चुनाव रहा, सब कुछ सफल रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। आलोचकों का मुंह बंद हो गई, क्योंकि जो हारने वाले थे इस चुनाव में उन्होंने भी स्वीकार किया था कि ये चुनाव बड़ा फेयर हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। तो ये आलोचकों के मुंह बंद करने वाला चुनाव हुआ। प्रथम जो 3 चुनाव हुए हमारे यहाँ पे 1952 में, 1957 में और 1962 में, इन तीनों चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रभुत्व जो बना रहा, वो सोजनिटी उसकी बनी रही। फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था 1952 में, इसको कांग्रेस को 364 जो सीट्स मिली थी, और 1957 में 371 और 361 मिली थी इनको, जो थर्ड इलेक्शन में 1962 में। और यहाँ पे याद रखें कि जो टोटल सीट्स थी 489 सीट्स थी, तो कांग्रेस काफ़ी मेजोरिटी में रही थी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले जो आम चुनाव थे उनमें कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, जो सेकंड बड़ा दल था, उसको 16 सीटें जीतकर वो दूसरे नंबर पर रही थी। 1957 के जो इलेक्शंस थे, इसमें एक स्टेट में इलेक्शन हुए थे, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, एक संसद के थे, एक राज्य विधानसभा के थे। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के जो इलेक्शन थे वो अलग अलग और साइमल्टेनियसली वो चले थे। तो इसमें जो 1957 के चुनाव में केरल राज्य में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी वो बुरी तरह से हार गई थी। 1959 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 को यूज़ करते हुए इस सरकार को वहाँ से बर्खास्त कर दिया था अपनी ताकत का प्रयोग करके। और इस पर कांग्रेस पर पहली बार जो ये ब्लेम भी लगा था और ये
कहा गया था कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वप्रथम बार ये गलत कार्य किया है, क्योंकि अपराध अभी साबित नहीं हुए थे। इसमें क्या था, अपराध 356 के तहत क्या होता है कि जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट अपने यहाँ का शासन नहीं चला पाने में सक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल के सिफारिश कर सकते। तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया गया था और पुनः चुनाव की मांग की गई थी, जिसमें कांग्रेस फिर दोबारा से सत्ता में आई थी। तो ये केरल के उस समय मुख्यमंत्री EMS नबूरीपाद थे, जिन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था और काफ़ी आगे इसकी कोशिश की थी, किंतु उनकी इस मामले में बिल्कुल नहीं चली थी कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखें, कम्युनिस्ट पार्टी न केवल एक बड़ी पार्टी थी उसमें, बल्कि वो एक विजेता पार्टी भी रही थी। वो राज्य स्तर पर सर्वप्रथम चुनाव जीत पाई थी, और ऐसा कहा जाता है कि विश्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम जीत थी। किसी भी दूसरे देशों में, जैसे रूस में कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में है, या किसी अन्य देश में, सोवियत संघ में, तो वहाँ पे कोई कभी तक ये पार्टी इलेक्शंस नहीं जीती थी। बहरहाल ये जो केवल भारत के अंदर इसने ऐसा केरल में पहली बार प्रथम जीत हासिल की थी, और इसमें भी कांग्रेस ने इस पर अच्छे से शासन चला पाने में असमर्थता का आरोप लगाते हुए इस सरकार को 356 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अधिकार प्रदान करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करे, इस प्रकार से उन्होंने प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगवा दिया था। तो इसके बाद जो आगे हमने किए थे इससे पहले के पार्ट में, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण कि किस प्रकार से कांग्रेस इतनी प्रभावशाली, इतनी इफेक्टिव पार्टी के रूप में कैसे उभर चुकी थी, ये हमें पता ही है कि जो सबसे पुरानी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, 1885 में A.O. ह्यूम जो इटली के थे, उन्होंने इसको पार्टी को एक एज ए प्रेशर ग्रुप इन्होंने इकट्ठा किया था, खड़ा किया था। वहाँ पे कोलकाता में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स तो जो पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने प्रेरित किया, और ये इस तरीके से एक दबाव सुमा बना। जाने धीरे धीरे कितने सारे भारत से लोग हैं जो इसके साथ जुड़ते गए, और ये एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये एक बहुत ही बड़ा और मजबूत संगठन है, जो पावरफुल जो यूनियन है, इसके रूप में, ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वहाँ पे अपने आप को इसने एस्टेब्लिश कर लिया। इसके जो सबसे पॉपुलर लीडर्स थे, लोकप्रिय नेता थे, वो नेहरू जी, पटेल और रामचंद्र प्रसाद थे। तो आगे इसमें हमने देखा था कि आज़ादी की विरासत इनको प्राप्त थी। इस प्रकार से ये प्रभाव बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि ये आज़ादी को प्राप्त करने में संघर्षरत रहे थे, जनता इन पर विश्वास करती थी, और इस प्रकार से आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेने के कारण जनता में इनकी छवि काफ़ी लोकप्रिय थी, और ऐसे ही इसमें लोकप्रिय नेता जो इसके जनता के लिए बने थे। तो ये कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात थी कि इसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म का लोग है जो इसमें, हर धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक मजबूत संगठन था ये। तो सभी वर्गों का इसको समर्थन प्राप्त था। तो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इनके जो एक बड़े ही क्रिस्मेटिक लीडर्स थे, इनमें क्रिस्माई नेतृत्व था, क्रिस्मेटिक लीडर्स थे, जनता इनके नाम पर ही वोट दे देती थी, इतने प्यारे नेता थे इसमें। तो इस तरीके से हमने देखा था कि इन्होंने जो आंदोलन में, भारतीय आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया था, इस प्रकार से उनको ये ओहदा मिला था। तो किस प्रकार से केरला में कम्युनिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के बाद सेकंड बड़ी पार्टी थी, उसने किस प्रकार से वहाँ पे सरकार बनाई, तो इसमें हम 1957 में हमने उसमें चर्चा की थी। 1957 में केरल में कांग्रेस की हार हुई थी, और CPI को 126 में से 126 में से 60 जो सीट्स मिली थी, और 5 सीटें इसको एक्स्ट्रा मिल गई थी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो इलेक्शन में जीते थे। संतर्त उम्मीदवार थे, 5 थे, उनको समर्थन इनको मिल गया था। इस प्रकार से 50% से ज़्यादा वहाँ पे इनके पास मत था। तो बहुमत के कारण इन्होंने सरकार बनाई थी। नबूरीपाद वहाँ पे पहली बार जो CM बने थे, EMS नबूरीपाद। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये दुनिया का पहला मौका था जब किसी पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश में ये पहली लोकतांत्रिक माध्यम से बनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। तो आगे इसके बारे में हमने सोशलिस्ट पार्टी, जो आज का हमारा चैप्टर है, सोशलिस्ट पार्टी के बारे
बारे में हम पढ़ेंगे। सोशलिस्ट पार्टी कैसी पार्टी और ये कहाँ से आई है। The origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. The Congress Socialist Party (CSP) was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and enlightened Congress. In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having dual party membership. This forced the socialists to form a separate socialist party in 1948. The party electoral performance causes much disappointment to the supporters. Although the party had pressure in most of the states of India, it could achieve electoral success only in a few pockets. द ओरिजिन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी कहाँ से निकल कर आई थी। अगर हम देखें सोशलिस्ट पार्टी की जो जड़ें हैं वो आज़ादी जो प्राप्त करने वाली कांग्रेस है उसमें ही उसकी जड़ें थी। कांग्रेस है सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर हुआ था। कहने का मतलब है कि 1934 में जो युवा नेताओं की एक टोली थी जो कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने इसका फॉर्मेशन की थी, उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लाना चाहते थे, उसको सुधार करना चाहते थे कांग्रेस में, और कॉन्स्टिट्यूशन में टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग ए ड्यूल तो यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स हु वांटेड टू मोर रेडिकल एंड एनलाइटन कांग्रेस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नवीन, एक नई परिवर्तन चाहने वाली, जो सबको साथ लेकर चले, ऐसी वो पार्टी कांग्रेस को चाहते थे। तो अब ये सभी लोग इसी पार्टी में से निकल कर बाहर जो सामने आए थे। फिर इसमें बता के कि इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग ए ड्यूल पार्टी मेंबरशिप। 1948 में कांग्रेस ने अपने जो पार्टी के संविधान में बदलाव कर दिया। एक देश का संविधान होता है, एक पार्टी का, राजनीतिक दल का भी एक संविधान होता है जिसमें नियम होते हैं। उसमें अपने नियमों में कांग्रेस ने बोल दिया, उसमें बदलाव कर दिया कि कांग्रेस के सदस्य दोहरी नागरिकता धारण नहीं कर सकते। या तो उनको कांग्रेस में जो नेता हैं या कोई मेंबर है कांग्रेस के जो सदस्य हैं, या तो वो कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर जिस पार्टी के हैं वो अपनी उस पार्टी में चले जाएंगे। तो ऐसा कांग्रेस ने बोल दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से कांग्रेस के जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, उनको मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी जो वो बनानी पड़ी थी। सेपरेट जो सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनानी पड़ी थी। तो सोशलिस्ट पार्टी को चुनाव में कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई क्योंकि इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है मच डिसअपॉइंटमेंट इनको मिला है टू इट्स सपोर्टर। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, हालांकि ये बहुत सारे जो इंडिया के स्टेट्स थे उनमें भी थी, लेकिन हर जगह इनको वहाँ पे हार मिली, निराशा मिली। और सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े राज्य थे इनमें इन पार्टी को बहुत ही कम और छिटपुट है वो सफलता मिली थी कहीं कहीं पर। इसके बाद The socialists believed in the ideology of democratic socialism, which distinguished them both from the Congress as well as from the communists. They criticized the Congress for favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and the peasants. But the socialists faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the Socialist Party of Society. Thus, it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. Some of them, led by Ram Manohar Lohia, increased their distance from the criticism of the Congress party. Some others, like Ashok Mehta, advocated a limited cooperation with the Congress. तो समाजवादी जो लोकतांत्रिक पार्टी थी, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी विचारधारा में विश्वास, बहुत सारे लोगों का विश्वास था। तो वो इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उनका भी
इनमें विश्वास था, सोशलिस्ट में, यानी कि समाजवादी के सोशलिस्ट के जो नियम थे, रूल थे, उनमें भी उनका विश्वास था। तो इस आधार पर वे कांग्रेस तथा समाजवादी जो दोनों पार्टी थी, साम्यवादी, दोनों से अलग थे। तो कांग्रेस की आलोचना करते थे ये जो सोशलिस्ट थे, वे कांग्रेस की आलोचना करते थे, पूंजीपति और जमींदारों का पक्ष ले रहे थे और मजदूर किसानों की भी उपेक्षा कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे ऐसे जो ब्लेम हैं वो कांग्रेस पर लगाए। तो फिर 1955 में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक डायलेमा बन गया, एक द्विधा वाली स्थिति बन गई। तो कांग्रेस ने इसमें घोषणा कर दी कि उनका उद्देश्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। तो ऐसे में अब इनके लिए दिक्कत आ गई कि कांग्रेस जब समाजवादी नियमों को, रूल को लेकर चल रही है, उनकी जो पार्टी है उन्हीं रूलों को ये लेकर चल रही है। तो ऐसे में क्या था, समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का एक कारगर विकल्प बनाकर देश के सामने प्रस्तुत करना था उनको, लेकिन वो कार्य उनके लिए मुश्किल हो गया। अब राम मनोहर लोहिया थे, इनके नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने, कुछ सोशलिस्ट ने कांग्रेस से अपनी दूरी बनाई और कांग्रेस ने फिर इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन अशोक मेहता ने कांग्रेस से अड़के फुड़के सहयोग की जो हमेशा तारीफदारी की थी। नेक्स्ट, द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्पिल्स and renaissance leading to the formation of many socialist parties. These included the Kisan Mazdoor Parja Party, the Parja Socialist Party and Samyukta Socialist Party. Jayaprakash Narayan, Acharya Patwardhan, Ashok Mehta, Acharya Narendra Dev, Ram Manohar Lohia and S.M. Joshi were among the leaders of the socialist parties. Many parties in contemporary India, like the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal United and the Janata Dal Secular, trace the origins to the Socialist Party. One thing beta that I have no specs, so it's very hard for me. It seems sometimes difficult for me to read out the letter properly because I cannot see them properly. They are not visible to me as my eyesight is very weak. So if there is some problem, I will try to overcome all this and will not let you make any complaint in this regard. Still then, if there is something that you face some problem, so please try to adjust that and let us see what happens. I will try my level best. Okay, don't worry. But sometimes it becomes for me that the letters are not visible. They seems to be fainted. Okay, so they seem to be fainted. And yes, the Socialist Party went through many splits and reunions, leading to the formation of many socialist parties. These included the किसान मजदूर प्रजा पार्टी. ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसमें बहुत सारे टुकड़े हो गए, वेंट थ्रू मैनी स्पिरिट्स एंड रीयूनियन हो गई इसकी बहुत सारी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टीज, और कई सारी सोशलिस्ट अन्य पार्टियां बन गई इसमें। तो एक दल है जो कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ वो चल रहा था, वो उसकी भी अपनी खुद की विचारधाराएं थी। लेकिन जो कांग्रेस है 1955 में कांग्रेस ने बोल दिया था कि एक घोषणा कर दी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका केवल वो पार्टी वाले इसके साथ रहेंगे जो इसी की पार्टी, अगर कोई दूसरी विचारधारा वाले हैं तो वो इसके साथ उनको वो लेकर नहीं, दोहरी सदस्यता नहीं देगी। मतलब उसने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि कांग्रेस सदस्य दोहरी सदस्यता धारण नहीं कर सकते, या तो वो कांग्रेस में ही रहेंगे या अगर किसी अन्य दल के सदस्य हैं तो उस दल में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से वो अलग हो गई थी। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो नियम थे, जिनके आधार पर, जिस एजेंडे पर ये पार्टी बनी हुई थी, उस एजेंडे को खुद कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्या करे ऐसी स्थिति में, तब वो पार्टी के लिए बड़ी समस्या। कोई पार्टी कब खड़ी होगी? जब उसके खुद का एक एजेंडा होगा, खुद का रूल होगा, खुद का नियम होगा जिसके अनुसार वो देश का शासन चलाना चाहेगी। लेकिन ऐसी पार्टी में अब ऐसी कोई बात नहीं रही थी, क्योंकि जो सारे रूल और रेगुलेशंस थे, उसके जो एजेंडा था वो कांग्रेस ने अपने आप शामिल कर लिया। तो ऐसे में ये पार्टी अब टूट गई, और टूटने पर ये बहुत सारे दलों में टूट गई। जैसे इसने
किसान मजदूर प्रजा पार्टी इसमें बन गई। इसमें से बहुत सारे दूसरे दल भी और निकले, जैसे इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो इसमें बन गई। तो इसमें बहुत सारी ये दिक्कतें आई इनको। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी वर अमोंगस्ट द लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज। वो इस सोशलिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे। तो इसके नेता याद रखेंगे आप कि इस पार्टी के कौन कौन से नेता थे। जयप्रकाश नारायण काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये नेता। इन्होंने जो आगे हुआ था, जो भूमि आवंटन हुआ था, दोबारा से लैंड रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसमें इनका काफ़ी भूमिका रही है। तो बाद में जो नेहरू जी ने इनको अपनी पार्टी में भी आने के लिए न्योता दिया था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, एक दल और विरोधी दल उनके बीच में एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर भाव था, बड़ा रिस्पेक्ट था और उनकी अच्छी बातें एक दूसरे वो ग्रहण कर लेते। ऐसा ही जो कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट पार्टी से ग्रहण कर लिया था। तो दूसरे थे इनके अच्युत पटवर्धन थे, फिर उसके अशोक मेहता थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे और SM जोशी। ये सारे के सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे। इनमें जो मेन से, इनमें ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन ये मुख्यतः थे उनमें। तो मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द ओरिजिन पार्टी। आज के जो मौजूदा जो हम देख रहे हैं बहुत सारे दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, या जनता दल है यूनाइटेड है, या फिर जनता दल है सेकुलर है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के तर्ज पर ही बने हैं, उन्हीं की छाप इसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ तक ये चीज़ उनकी ट्रेस है, उनकी जो छाप है उसके अंदर देखी जा सकती है। सारे दल हैं इसमें, एक बार देख लीजिए इसके प्रमुख लीडर कौन कौन हैं। दीज किसान मजदूर पार्टी, इसमें ये पार्टियाँ बनी। फिर आज जो आज़ाद हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो ये ऐसी पार्टियाँ बनी हैं और उसके बाद ये इसके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में साम्यवादी पार्टी, जनता दल पार्टी आदि इसमें रहे हैं। अगर कोई इसमें आपको लगता है कोई दिक्कत है तो बेटा इनको पॉइंट को नोट कर लें और लिख लें, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पार्टी के लिए, बस 1-2 नंबर में इसका कभी पूछ लेते हैं तो ये ध्यान रखें। वैसे जीके के लिए काफ़ी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है ये, तो ये काम जरूर करेंगे आप। इसके नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस पार्टी का कैसा स्वभाव था। कांग्रेस पार्टी है, अब किसका शासन पूरे भारत में चल रहा है, सभी को पता है कि वो कांग्रेस पार्टी है जो पूरे भारत में अब वो छा चुकी है। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी उभर के सामने आ गई है। तो ऐसे में आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका पहले 3 चुनावों में काफ़ी जो प्रभुत्व रहा था। इसमें बहुत सारे जैसे केरला में तो ये बिल्कुल उभर के सामने आ गई थी। केरला में इसने अपनी छवि खो दी थी कांग्रेस पार्टी ने, और बाकी के 3 इलेक्शन में जैसे 1952 में, 1957 में, 1962 में इन्होंने एक अपनी मजबूत पहचान बनाई थी पूरे देश में। लोकसभा की जो सीटें थी 489 में से इसने जो शुरू में ली थी, फिर इसने 494 आउट ऑफ ली थी, फिर इन्होंने 494 जो वो सीटें जीती थी आउट ऑफ। तो इन्होंने जो काफ़ी इसकी मजबूत पकड़ रही है। तो नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। India is not the only country to have experienced the dominance of one party. If one look around the world, we find many other examples of one party dominance, but there is a crucial difference between these and the Indian experiences. In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy.
In some countries like China, Cuba, Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. Some others like Myanmar, Belarus, Egypt, and Armenia are effectively one party status due to legal and military measures. Until a few years ago, Mexico, South Korea, Taiwan were also effectively one party dominant states. What distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. Many parties contested elections in condition of free and fair elections, and yet the Congress managed to win election after election. This was similar to the dominance of African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. India is not only the country to have experienced the dominance of one party. भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पे वन पार्टी जो डोमिनेंस है वो हो। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिनमें एक ही पार्टी का जो वर्चस्व है वो बना रहा है, और इसमें हम जो इफ़ वी लुक एट द वर्ल्ड वी फाइंड मैनी अदर एग्जाम्पल वन पार्टी। बहुत सारे दूसरे देशों में भी हम वन पार्टी को देखते हैं। इन द रेस्ट ऑफ द केसेस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन पार्टी एक ही है उस देश में, इलेक्शन जो एक ही पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना में आप देखिए, क्यूबा में, सीरिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल एक ही पार्टी को, सिंगल पार्टी को ही वहाँ पे सरकार बनाने के लिए परमिशन दे रखी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सम अदर्स लाइक जैसे म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, एरिट्रिया है, आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। वहाँ की मिलिट्री ने या फिर वहाँ पे जो कानून के रूप में केवल एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है जो वो सरकार वहाँ पे बना सकती है। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one party dominant states. कुछ साल पहले जो ताइवान है, मैक्सिको और साउथ कोरिया भी हैं, वो एक ही पार्टी से डोमिनेंट होते थे वहाँ पर। What distinguished the dominance of the Congress party in India from these cases was it happened under democratic conditions? क्या चीज़ है जो भारत में जो वन डोमिनेंस पार्टी रूल है उसकी बजाय इनसे अंतर कैसे है? तो कैसे ये अंतर का पता लगता है? What distinguished the dominance of the Congress party in India from these cases was it happened under democratic conditions. Many parties contested elections in conditions of free and fair elections, and yet the Congress managed to win election after election. This was similar to the dominance of African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. India is not the only country to have experienced the dominance of one party. भारत ही अकेला एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास एक पार्टी ही शासन कर रही है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो वहाँ पर भी वन पार्टी है, जो पार्टी वो देखते हैं वही बार बार इलेक्शन है वही जीतती है, क्योंकि संविधान ने उनको ही ताकत दे रखी है। बहुत सारे मुल्क है जैसे वहाँ पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, वही सरकार का निर्माण करती है और इस तरीके से वो वहाँ का शासन चलाती है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी है जो वन डोमिनेंस, हमारी जो पार्टी है उन पार्टीज़ में काफ़ी फ़र्क है, बहुत भारी फ़र्क है। और इसमें अगर देखिए लोकतंत्र की कीमत है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की कीमत है जिसके आधार पे हमारी पार्टी है जो शासन वो चलाती है। लेकिन कुछ जो देश है जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, तो संविधान क्या है, यहाँ पे केवल एक ही पार्टी द्वारा चलाया जाता है। तो म्यांमार है, बेलारूस है, तो ये जैसे एरिट्रिया है, तो इसमें एक ही पार्टी है जो वहाँ पे जो कानून चलाती है, वही देश चलाती है।
क्योंकि इनको संविधान के द्वारा इन्हीं दलों को मान्यता प्राप्त है, उनमें एक दल को। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुदल पार्टी है, बहुदल है यहाँ पे। तो कोई भी दल है वो चुनाव जीत सकता है, कोई भी दल है वो चुनाव लड़ सकता है। तो जैसे तो क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री है, मिलिट्री के द्वारा यह शासन किया जाता है, मिलिट्री से ही परमिशन लेते हैं, वो मिलिट्री से शासन करने की परमिशन लेते हैं, इलेक्शन करने की परमिशन लेते हैं। संविधान केवल एक को ही परमिशन देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये कांग्रेस के बारे में, नेचर ऑफ कांग्रेस ऑफ डोमिनेंस कैसे। अब जो कुछ साल अगर पहले देखें तो Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one party dominant। तो यहाँ पे मैक्सिको थे, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, तो और जैसे ताइवान है, ये भी एक ही पार्टी के द्वारा यहाँ पे इलेक्शन है जो जीता जाता था, लड़ा जाता था। तो भारत में कायम एक पार्टी का जो प्रभुत्व है इनसे काफ़ी अलग है। हमारी पार्टी हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से जीती जाते हैं, चुनाव लड़ती है और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन वहाँ पे संविधान के द्वारा ऐसा एक ही पार्टी को ये सभी पावर्स दी गई हैं। तो लोकतांत्रिक स्थितियाँ हमारे यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, कहने का मतलब ये है। अनेक जो पार्टियाँ हैं वो वहाँ पे अनेक जो पार्टियां भारत में वो निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ती हैं। और कांग्रेस पार्टी है ये फिर वो देखा कि उन सभी पार्टियों को हरा के फिर ये चुनाव जीत गई थी, और इस तरीके से तो यहाँ पे हमने देखा है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज़ एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ एपार्थाइड। तो साउथ अफ्रीका में क्या, साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद की जो समाप्ति कर दी गई थी वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में। तो इस तरीके से वो रंग भेद की के बाद ही वहाँ पे उनका शासन करने का शासन उन्होंने किया। The roots of the extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of the freedom struggle। कहाँ से मिली है कांग्रेस पार्टी को ये ताकत? कांग्रेस पार्टी की ये असाधारण जो ताकत है, ये ताकतें उसको स्वाधीनता संग्राम में, आज़ादी के जो आंदोलन हैं उसमें से ये एक एज ए लिगेसी, एक विरासत के रूप में उसको मिली है। कांग्रेस वाज सीन एज इंटीरियर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, inheritor of the national movement. Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as Congress candidates. The Congress was already a very well organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress had already started its campaign. In fact, many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress had the first of the bloc's advantages. By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. Most importantly, as the Congress was still recently a national movement, its nature was all-inclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress party. तो कांग्रेस पार्टी है वो सफल रही, और अपने सफलता का इसका जो रहा है ये सफल रही है केवल अपनी लिगेसी के कारण। जो इसने जो स्वाधीनता संग्राम है, जो आज़ादी का आंदोलन है, उसमें इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में इसी कारण देखा गया है। तो आज़ादी के आंदोलन में अनेक नेता थे अब तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक पार्टी थी, ये नहीं था कि ये अचानक से कहीं से आई थी, ये पुरानी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। बाकी जो दूसरी पार्टियां थी वो अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती थी, अपनी रणनीति बनाती थी, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से। तो इस तरीके से वो रणनीतियों में उलझ के रह जाते हैं, और कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती। और क्या करती है अभियान अपने चुनाव में, वो क्या करती, जीतती। तो अनेक पार्टियां हैं जो उनका गठन हुआ
समतंत्रता के बाद ही हुआ, जितनी नई पार्टियां हैं, लेकिन ये जो आज़ादी से पहले की पार्टी हैं और बड़ी पुरानी पार्टी, इस चीज़ का इसमें काफ़ी फ़ायदा उठाया इस पार्टी ने शुरू में। और आज़ादी के आसपास ही ज़्यादातर जो इसके विरोधी पार्टी हैं वो बनी थी। तो इसके बाद जो आज़ादी के समय तक, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के जो समय तक, आज़ादी के जो टाइम तक जो ये पार्टी देश में, पूरे देश में फैल गई थी, हर राज्य में इसकी जड़ें थी, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि तीनों इलेक्शन, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इलेक्शन हुए थे, 52 में, फिर 57 में, फिर 57 के बाद 62 में, तो 67 में, तो फर्स्ट जो 3 इलेक्शंस थे उनमें तो काफ़ी डोमिनेंट रही है ये, तो इस बात की। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक पार्टी ही नहीं थी, बल्कि कई पार्टियों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी। इसी वजह से इसका कोई विरोध ही नहीं बनता था, क्योंकि जो विरोधी होते थे वो भी साथ में मिल जाते थे। ये बड़ा आदर्श रूप इस पार्टी में देखने को हमें मिलता है। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कांग्रेस है जो एक सामाजिक और विचारात्मक जो एक गठबंधन के रूप में कैसे काम किया इसने, कांग्रेस पार्टी ने। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स origins in 1885 as a pressure group for the newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कांग्रेस है जो 1885 में बनी थी और एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इसको बनाया गया था। प्रेशर ग्रुप में जो प्रोफेशनल्स थे, कमर्शियल क्लासेस थी या फिर आम जनता उसमें ली गई थी। दिस लेड द बेसिस ऑफ This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party। इसी ने इसको एक मास पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़ा कर दिया, उसमें एक परिवर्तित कर दिया। एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। Thus the Congress began as a party dominated by the English speaking upper caste, upper middle class and urban elite, but with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. It brought together diverse groups whose interests were often contradictory: peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower and upper classes and castes, all found space in the Congress. Gradually the leadership also expanded beyond the upper caste professionals to agriculture-based leaders with a rural orientation. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes and castes, regions and languages and various interests। तो क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी 1885 में 1885 में जो ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आई थी, तो उस वक्त इस पार्टी में जो न्यूली एजुकेटेड थे, तो वो एक ये जो वर्कर्स थे, प्रोफेशनल्स जिसको बोल सकते हैं आप, कामकाजी, या फिर एक कमर्शियल जो ग्रुप था जैसे व्यापारियों का, तो ये सारे के सारे लोग हैं वो इसमें सम्मिलित हुए। लेकिन ये नहीं पता लगे कब धीरे धीरे ये 20वीं शताब्दी में आते आते एक जो बड़ी पार्टी के रूप में कैसे बन के आ गई। न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल टू ए मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी, एक बड़ी मास पार्टी कैसे होगी। दिस लेड द बेसिस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मास पॉलिटिकल पार्टी। और इससे अब ये कांग्रेस थी, ये पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आके उभर गई, अब बड़ी पार्टी हो गई। अब इसमें सारी की सारी जितनी भी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें इसका दबदबा शुरू हो गया। अब ये पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ चुकी थी। सारा का सारा जितने बड़े बड़े लोग थे, समाज के तबके थे, वो सब इसमें, जैसे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, कोई अमीर लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, सभी का इसमें दबदबा, सभी निम्न उच्च वर्ग के लोगों का इसमें दबदबा था, दबदबा कायम रहा। अब इसमें धीरे धीरे जितने भी इसने सिविल डिसोबीडियंस के जो
आंदोलन चलाए। इनके साथ सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी अब वो भी बढ़ती चली गई। अब जो इस प्रकार से कांग्रेस में हमने देखा, इसका सामाजिक जो लेवल था, एक सामाजिक आधार था, वो बढ़ता चला गया। अब इसने अपने अंदर नए नए वर्गों को, जो विरोधी वर्ग थे या फिर एक इसके प्रति विरोधी भावना के थे, उन लोगों को भी अपने साथ, अपने समूह में इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब ये किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे, ये सबको अपना बना लेते थे, किसी भी तरीके से उसके हित की बात करते थे और उसके हितों को ध्यान रखने का उसको प्रॉमिस करते, उसको वायदा करते और उस तरीके से उसको विश्वास में लेके अपना बनाने की, एक देश को संगठन, इनको देश को इंटीग्रेट करना था, देश को चलाना था। तो सब ये नीति है, मूल्य हैं, इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो धीरे धीरे हमने देखा कि गांव के जितने भी लोग, गांव वाले हैं, मजदूर हैं, मालिक लोग हैं, या वो मध्यम मिडिल फैमिली से या फिर वो हायर सेक्शन से सोसाइटी के कोई भी हो, सभी को उन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे दी। तो अब धीरे धीरे से इसके अंदर, तो इसमें साथ ही साथ क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपने साथ जो नेतृत्व है उसमें भी उन लोगों को जगह दी। अपने साथ नेतृत्व उन्होंने करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया अपने साथ। जैसे वो लीडर थे, देश को चला रहे थे, सरकार में स्थान दे रहे थे, अपने को भी इतना ही और दूसरे को भी इतना ही इन्होंने महत्व दिया। तो सब लोग इन्होंने अपने साथ जोड़ लिए। तो किसान, उद्योगपति, शहर में रहने वाले, सब कोई इनके साथ जुड़े हुए थे। तो इसमें हम किसी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा या किसी भी तरीके से ये विविधता को लेकर अपने साथ लेकर चल रही पार्टी थी। ऐसी पार्टी थी जिसने, कह सकते हैं कि अनेक समूहों में अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। सभी समूह ने, सभी जितने भी वर्ग थे साथ एक साथ मिलके इसके साथ आए। कई बार ऐसा हुआ कि किसी समूह में अपनी पहचान के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ एक सार नहीं हुआ, तो अपने विश्वासों को अलग तरीके से वो रखते थे, अपनी मान्यताओं को मानते थे। एक व्यक्ति या एक समूह के रूप में वो फिर भी कांग्रेस के भीतर ही बने रहे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन था। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने, ये पता थी ये बातें। Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often they did not and continued to exist within the Congress and as groups and individuals holding different beliefs. In the sense, the Congress was an ideological coalition as well. It accommodated the Congress was an ideological coalition as well. It commended the revolutionary and specific, conservative and radical, extremist and moderate and the right, the left and all shades of the center. The Congress was a platform for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement. In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organization structure were allowed to exist within the Congress. तो इसमें अनेक जो समूह थे उन्होंने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रही। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, जो गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया। तो कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित राजनीतिक दल तक आकर जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी।